हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ज्योति पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल। पिछली क्लास में हमने बात की थी हिमांक के अवनमन की। इस क्लास में हम बात करेंगे परासरण और परासरण दाब की। आखिर परासरण क्या होता है और उसके द्वारा जो दाब लगता है जिसे हम क्या कहते हैं, परासरण दाब। तो यहाँ उससे पहले हम बात करते हैं अर्धपारगम्य झिल्ली की। किसकी बात करते हैं भाई? अर्धपारगम्य झिल्ली। तो यहाँ हमने बात कर ली, जैसे झिल्लियों की अगर मैं बात करूँ तो झिल्ली जैसे एक तो हो गई आपकी पारगम्य झिल्ली, दूसरी हो गई अपारगम्य झिल्ली और तीसरी हो गई अर्धपारगम्य झिल्ली। तो यहाँ मैंने बात की जैसे अपारगम्य झिल्ली, जिससे विलय या विलायक दोनों के कण आर पार ले जा सके, उसे अपारगम्य झिल्ली कहते हैं। दूसरी पारगम्य झिल्ली, जिससे विलय और विलायक दोनों के कण उस झिल्ली से होकर गुजर जाएं, उसे पारगम्य झिल्ली कहते हैं। अर्धपारगम्य झिल्ली ऐसी झिल्ली होती है जिससे केवल विलय के कण ही आर पार निकल सकते हैं, जबकि विलय के कण आर पार नहीं निकल सकते। अर्थात विलय के कणों का क्या होता है, गमन नहीं हो सकता उस झिल्ली के द्वारा, जबकि विलय के कण उस झिल्ली से आर पार निकल सकते हैं। ऐसी झिल्ली को हम क्या कहते हैं? अर्धपारगम्य झिल्ली। अर्थात ऐसी झिल्ली जिससे विलायक के कण गुजर सकते हैं, विलायक के कण गुजर सकते हैं, जबकि विलय के कण इस झिल्ली से आर पार गमन नहीं कर सकते, आर पार गमन नहीं कर सकते। ऐसी झिल्ली को अर्धपारगम्य झिल्ली कहते हैं। जैसे अंगूर होता है, अंगूर में इस प्रकार की झिल्ली पाई जाती है, अर्धपारगम्य झिल्ली होती है। मनुष्य के शरीर में कोशिकाएं होती हैं, कोशिकाओं में जो कोशिका झिल्ली होती है वो अर्धपारगम्य झिल्ली का काम करती है, जो काफ़ी सारे पदार्थों को उस झिल्ली से इधर से उधर गमन करने देती है और कई कणों को गमन नहीं करने देती। इसीलिए उसे अर्धपारगम्य झिल्ली या चयनात्मक झिल्ली भी कहा जाता है। इसी प्रकार से अपने कॉपर फेरोसाइनाइड की जो झिल्ली बनती है वह भी अर्धपारगम्य झिल्ली ही कहलाती है। तो इस प्रकार से इसके एग्जाम्पल की बात कर लें तो कॉपर फेरोसाइनाइड झिल्ली। नेक्स्ट झिल्ली की बात कर लें की झिल्ली। थर्ड, अंगूर व किशमिश में उपस्थित झिल्ली। ये झिल्ली भी किसका काम करती है बेटे? अर्धपारगम्य झिल्ली का। किशमिश व अंगूर में उपस्थित झिल्ली। तो ये सारी जो मैंने लिखी हैं ये सारी अर्धपारगम्य झिल्ली का काम करती हैं। और हम ये बता सकते हैं अर्धपारगम्य झिल्ली कैसी होती है, जो कि विलय के कणों को अपने से होकर गुजरने देती है, विलय के कणों को अपने से होकर गुजरने नहीं देती। वैसे जब कोई विलयन बनता है
तो उसमें विलय और जो विलाय के कण होते हैं उनका आकार लगभग बराबर के समान होता है, लगभग बराबर होता है। लेकिन जो विलायक है उसके कणों का जो आकार है वो विलय के कणों के आकार की तुलना में कैसा होता है, अगर तुलना में करता हूं तो छोटा होता है या कम आकार होता है। इसीलिए जो विलायक के कण हैं वो तो उस झिल्ली से आर पार निकल सकते हैं और विलय के कण हैं उस झिल्ली से आर पार नहीं निकल पाते। इसीलिए इस प्रकार की जो झिल्लियां होती हैं उन झिल्लियों को हम कहते हैं अर्धपारगम्य झिल्ली। तो यहां से अब हम बात कर लेते हैं इसमें परासरण क्या होता है। जैसे यहां से मैंने दो प्रकार के विलयन हैं और इन दोनों के बीच में मैंने अर्धपारगम्य झिल्ली लगा रखी है। तो यहां से जैसे ये हमने बात कर ली, इसमें हमारे पास में शुद्ध कोई भी पदार्थ है, शुद्ध पदार्थ है जैसे जल है, हमारे पास में जल है, और इसमें हमारे पास में जो विलयन है जल प्लस नमक का विलयन है, जल प्लस नमक NaCl। तो यहां हम बात करेंगे तनु और सांद्र विलयन की। तो ये अपने पास में कौन सी झिल्ली है, अर्ध पारगम्य झिल्ली। कौन सी झिल्ली है भाई, ये अर्धपारगम्य झिल्ली। तो ये अर्धपारगम्य झिल्ली है। ये जो झिल्ली है उसने क्या किया, दोनों विलयनों को क्या कर रखा है, अलग कर रखा है, पृथक रूप से कर रखा है। अब यहां हम देखते हैं कि जो जल है, ये जो विलयन है ये तो हमारे पास में कैसा है, तनु विलयन। कैसा है भाई, तनु विलयन। और जल प्लस नमक, इसमें कणों की संख्या कैसी है, ज्यादा है। नमक के कण भी आगे, जल के कण तो थे इसमें, इसीलिए इसकी सांद्रता कैसी होगी, अधिक। तो यहां मैं अगर इनको डिफाइन करूं तो ये तो हो गया हमारे पास में तनु विलयन। कौन सा विलयन है भाई, तनु विलयन। जो जल का विलयन है इसे तो मैं तनु विलयन मानूंगा, जबकि जो जल प्लस नमक का जो विलयन है ये कौन सा विलयन होगा, सांद्र विलयन। सांद्र विलयन, क्योंकि इसमें किसकी मात्रा है, नमक की मात्रा है। तो यहाँ तनु विलयन और ये दूसरा क्या है, सांद्र विलयन। अब यहाँ से यहाँ मैं बात करता हूँ, जल क्या है यहाँ पर बेटे, विलायक का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है, विलायक का काम कर रहा है। ठीक है, तो इसमें तो क्या है, पूर्ण रूपेण विलायक उपस्थित है, और इसमें क्या है, विलय प्लस विलायक दोनों उपस्थित हैं। अब जो ये अर्धपारगम्य झिल्ली है, तो यहाँ पर क्या होता है, जब कोई विलायक है वो तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर क्या करता है, सदैव गमन करता है। क्योंकि जो विलायक के कण हैं वो सदैव तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर गमन करते हैं, गति करते हैं, और इस गति को ही हम क्या कहते हैं, परासरण कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, परासरण। क्योंकि यहां पर जब विलायक के कण अर्ध पारगम्य झिल्ली से कम सांद्रित विलयन से, कम सांद्रित विलयन होगा, इसका मतलब वो विलयन कैसा होगा बेटे, तनु विलयन होगा। तनु विलयन कम सांद्रित विलयन से अधिक सांद्रित विलयन की ओर गमन करते हैं, जिसे परासरण कहा जाता है, जिसे परासरण कहा जाता है। अब इस कंडीशन पर देखेंगे, जो जल के अणु हैं, जो विलायक है हमारे पास में, ये अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा ये क्या होगा, इस सांद्रित विलयन, जो नमक प्लस जल का विलयन है, उस विलयन की ओर गमन करेंगे, और इस अर्धपारगम्य झिल्ली से निकलकर क्या होंगे, इस विलयन की ओर चले जाएंगे। तो जो ये प्रक्रिया चल रही है, इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, परासरण कहते हैं। और जो परासरण की प्रक्रिया है वह सदैव तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर होती है। तो यहाँ जब विलायक के कण अर्धपारगम्य झिल्ली से कम सांद्रित विलयन अर्थात तनु विलयन से
अधिक सांद्रित विलयन की ओर गमन करते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, परासरण कहते हैं। तो ये प्रक्रिया हमारे पास में कौन सी है, परासरण की प्रक्रिया है। तो परासरण सदैव तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर क्या होगा, परासरण होगा। और ये एक स्वतः प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया भाई, स्वतः होने वाली प्रक्रिया है। जैसे कोई तनु विलयन होगा, सांद्र विलयन होगा, अर्ध पारगम्य झिल्ली उनके बीच में होगी, तो तनु विलयन से विलायक के कण किधर जाएंगे, विलयन की ओर गमन करेंगे। यही अगर मैं बात कर लूं, जैसे सपोज करो कि कोई विलयन है और उस विलयन में ये जैसे विलयन मेरे पास में है और दूसरा विलयन मेरे पास में ये है, तो ये कैसा है, तनु विलयन है। कैसा है बेटे, तनु विलयन, तनु विलयन। और ये मेरे पास में कैसा है, सांद्र विलयन है। कैसा बेटे, सांद्र विलयन है। इधर वाला कैसा है, सांद्र विलयन है, सांद्र विलयन। उस कंडीशन पर भी तनु विलयन से, क्योंकि यहां पर दोनों ही है मेरे पास में, अगर मैं बात करूं तो विलयन है, तो विलयन में क्या होगा, विलय भी होगा, विलायक भी होगा। इसी प्रकार से यहां मैं बात करता हूं, विलय भी होगा, विलायक भी होगा। लेकिन ये कैसा है बेटे, तनु है, और ये कैसा है, सांद्र है। बीच में क्या है अपने पास में, अर्ध पारगम्य झिल्ली है। कौन सी झिल्ली है भाई, अर्ध पारगम्य झिल्ली है। अब इस अर्ध पारगम्य झिल्ली से जो विलायक के कण हैं वो किधर जाएंगे, तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर जाएंगे। और ये गमन तब तक चलता रहेगा जब तक दोनों विलयनों की सांद्रता समान नहीं हो जाती। तो ये परासरण की क्रिया कब तक चलती रहेगी, स्वतः प्रक्रिया है, और ये जब तक चलेगी जब तक दोनों विलयनों की सांद्रता कैसी नहीं हो जाएगी, समान नहीं हो जाएगी। यहाँ इसमें भी विलय पदार्थ है, लेकिन ये जो विलय पदार्थ है वो सांद्र विलयन की ओर गमन नहीं करेगा। कौन करेगा, सिर्फ विलायक पदार्थ ही गमन करेगा। और इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, परासरण कहते हैं। अब बात करते हैं परासरण कितने प्रकार का होता है। तो परासरण हमारे पास में जनरली दो प्रकार से हम परासरण को देखते हैं। तो देखते हैं, पहला होता है अंतःपरासरण और सेकंड होता है बहिःपरासरण। तो परासरण के प्रकार हमारे पास में कितने हो गए भाई, दो प्रकार हो गए, एक अंतःपरासरण और दूसरा बहिःपरासरण। तो परासरण के प्रकार, परासरण के प्रकार, नंबर एक अंतः परासरण और बी क्या होगा, बहिर्परासरण, परासरण। इन चीजों को हम एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे कि अंतःपरासरण क्या होता है और बहिःपरासरण क्या होता है। तो जैसे हमने सपोज करो एक किशमिश ली और किशमिश को हमने क्या किया, ये हमारे पास में किशमिश है और ये हमने कोई भी जल ले लिया, कोई पात्र ले लिया जिसमें क्या उपस्थित है भाई, जल उपस्थित है, और जल में हमने क्या डाल दी, किशमिश डाली हुई है। तो कुछ समय पश्चात हम देखेंगे कि किशमिश फूल जाएगी। क्या हो जाएगी भाई, फूल जाएगी। तो यहाँ हम देखते हैं कि जो जल था ये तो हमारे पास में था तनु विलयन, तनु विलयन, और जो किशमिश थी, किशमिश में जो जल था उसकी मात्रा कैसी थी, कम थी। और जब जल की मात्रा कम थी तो ये कौन सा था, सांद्र था। कैसा था, सांद्र। और हम आपको पहले बता चुके हैं कि विलायक के कण हैं वो तनु विलयन से सदैव किधर जाते हैं बेटे, सांद्र विलयन की ओर गमन करते हैं। तो यहाँ से क्या हुआ कि जल के अणु हैं धीरे धीरे, क्योंकि यहाँ पर जो इसकी झिल्ली है ये कैसी झिल्ली है बेटे, अर्धपारगम्य झिल्ली है। कैसी झिल्ली है बेटे, अर्धपारगम्य, अर्धपारगम्य झिल्ली है, अर्धपारगम्य झिल्ली। तो इस झिल्ली के द्वारा जल के अणु इस किशमिश में प्रवेश करते रहेंगे और प्रवेश करते रहेंगे, धीरे धीरे क्या होगा, किशमिश का जो आकार है वो बढ़ जाएगा और किशमिश कैसी हो जाएगी, पहले की तुलना में इसका आकार कैसा हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि जल ने किस में प्रवेश किया बेटे, किशमिश में प्रवेश किया। तो यहाँ जो परासरण हुआ कैसा परासरण हुआ, अंतःपरासरण। कैसा हुआ, अंतःपरासरण। अर्थात यहाँ पर तनु विलयन से सांद्र विलयन या किशमिश की ओर क्या किया,
गमन किया किसने किया, विलायक के कणों ने किया, और किशमिश में विलायक के कणों की संख्या बढ़ती चली गई और किशमिश का आकार कैसा हो गया, फूलकर बड़ा हो गया। इस प्रकार के परासरण को हम क्या कहते हैं, अंतःपरासरण। अब नेक्स्ट इसी में हम बात करते हैं बहिःपरासरण की। इसे भी हम एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। बहिःपरासरण क्या होता है, बहिःपरासरण यहाँ क्या होता है, जैसे मान के चलो फूली हुई किशमिश है या अंडा है, उसको हमने क्या किया, किसी सांद्रित विलयन में रख दिया। जब सांद्रित विलयन में रखा है, किशमिश को हमने किसी सांद्रित विलयन में रखा, नमक के घोल में रख दिया या नमक में उसको लपेट के रख दिया, उस कंडीशन पर क्या होगा कि धीरे धीरे जल है उस किशमिश या अंडे से जो निकलकर वो किस में आ जाएगा, सांद्रित विलयन में आ जाएगा, और धीरे धीरे क्या होगा, उसका जो आकार है वो सिकुड़ना प्रारंभ हो जाएगा, और सिकुड़ कर उसका आकार कैसा हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। अर्थात जो कण थे जो कहाँ निकल गए, बाहर की ओर आ गए। तनु, क्योंकि अंदर भी तनु है और बाहर कौन सा है, सांद्र है, तो तनु से सांद्र की ओर चलता ही है। आपको पता है ये बात, तो परासरण पहले बता ही चुके हैं कि विलायक के कण हमेशा कहा जाता है तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर क्या करते हैं, गमन करते हैं। तो उन्होंने गमन किया, बाहर की ओर गमन किया सांद्रित विलयन की ओर, क्योंकि बाहर हमने क्या रखा है, सांद्रित विलयन रखा है। तो उस कंडीशन पर उसका आकार धीरे धीरे क्या हो जाएगा, सिकुड़ता चला जाएगा। इस प्रकार के परासरण को हम क्या कहते हैं, बहिर्परासरण। कौन सा परासरण कहते हैं बेटे, बहिर्परासरण। जैसे यहाँ एक पात्र मेरे पास में है और इस पात्र में मैंने क्या किया, फूली हुई किशमिश रख देते हैं, अंडे का रख देते हैं। तो यहाँ से जैसे हमने किशमिश रखी और बाहर जो मैंने विलयन रखा हुआ है टोटली, वो कैसा है बेटे, सांद्रित विलयन है, जिसे मैंने कह दिया नमक का घोल, नमक का घोल। अर्थात नमक की मात्रा इसमें कैसी है बेटे, ज्यादा है। धीरे धीरे क्या होगा, इसमें जो किशमिश फूली हुई किशमिश थी, इसमें जो जल था वो कहाँ निकलना चालू हो जाएगा, बाहर, क्योंकि यहाँ कौन सा विलयन है बेटे, इस समय तनु है, और बाहर कैसा है बेटे, सांद्र, सांद्र विलयन है, सांद्र विलयन है। तो ये क्या है, धीरे धीरे जल के अणु कहाँ निकलना चालू हो जाएंगे, इस विलयन में निकलना चालू हो जाएंगे, और धीरे धीरे इस किशमिश या अंडे का जो है उसका आकार कैसा होना शुरू हो जाएगा, छोटा होना शुरू हो जाएगा, और ये सिकुड़ जाएगा। तो इसका आकार कैसा होगा, पहले की तुलना में बेटा छोटा हो गया। इसका मतलब जो कण थे, विलायक के जो कण थे वो कहाँ निकल गए, बाहर आके निकल गए, किसमें आए, सांद्रित विलयन में आए। इस प्रकार के परासरण को हम क्या कहते हैं बेटे, बहिर्परासरण। कौन सा कहते हैं बेटे, बहिर्परासरण। अतः परासरण दो प्रकार से देखा जाता है, अंतःपरासरण और बहिर्परासरण। अंतःपरासरण के लिए एक किशमिश ली और उसको हमने क्या किया, तनु विलयन या विलयन में या शुद्ध जल में मैंने उसको रख दिया। तो जैसे हम देखते हैं शुद्ध जल में अगर जब रखते हैं तो उस समय क्या होता है, धीरे धीरे किशमिश क्या होती है बेटा, फूलना चालू हो जाती है, और एक कंडीशन ऐसी आती है फूलकर वो बड़ी हो जाती है। इसका मतलब तनु विलयन से क्या हुआ, जल के अणु किस में चले गए, उस किशमिश में चले गए, और किशमिश का आकार कैसा हो गया, बड़ा होता चला गया। इस प्रकार के जो परासरण को हम क्या कहते हैं, अंतःपरासरण कहते हैं, क्योंकि जल के अणुओं ने क्या किया, इसके अंदर क्या किया बेटे, प्रवेश किया है। कंडीशन वही लगती है, क्योंकि बाहर कौन सा विलयन है बेटे, तनु विलयन है, और अंदर की मैं बात करूं क्योंकि अंदर इसके पास